नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान की राजनीति के दिग्गज, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और वर्तमान राजस्थान विधानसभा के सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। डॉक्टर साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को याद किया, बुलाया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि राजनीति के दौर बदलते हैं और स्थितियां बदलती रहती हैं। वर्तमान में राजस्थान की राजनीति को किस निगाहों से देखते हैं? देखो, ये बात सही है कि राजनीति के दौर बदलते हैं, और लेकिन आजकल विचारधारा को बदलने में समय नहीं लगता। कौन व्यक्ति कहां कूद के चल जाए पता ही नहीं लगता। और जहां तक राजस्थान का मामला है, राजस्थान में आप जानते हो, प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि यहाँ तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तक सीमित है, दो दलों में। राजस्थान की जनता तीसरे दल का विचार ही नहीं करती है, क्योंकि इन दो दलों को छोड़कर राजस्थान की जनता ने, या जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्होंने कभी प्रदेश की जनता के सामने विकल्प खड़ा नहीं किया। इसलिए ये दोनों दल बारी बारी से राजस्थान में राजनीतिक दृष्टि से कब्जा कर रखा है, और दोनों की मोनोपोली होने के कारण राजस्थान पिछड़ा हुआ है विकास की दृष्टि से। और इसलिए इनको आसान है अदला बदली करने में। वो मैं उसको अच्छी स्थिति नहीं मानता। इनको कोई चुनौती खड़ी हो, ऐसी स्थिति के लिए राजस्थान की जनता को तैयार होना होगा। अभी क्या पोजीशन? अभी तो कांग्रेस तो आपको पता है पूरी तरह से खत्म प्रायसी पड़ी हुई थी, अब थोड़ी जान आने लगी है। और जिस आक्रामक रूप से जनता की समस्याओं को कांग्रेस को उठाना चाहिए था, वो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं उठाया। अब जरूर 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है, लेकिन चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे बिजली की हो, चाहे किसान की हो। जैसे शेखावाटी का किसान मजबूती से 13 दिन तक लड़ा, नींदड़ में किसान एक जमीन के मामले में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उस तरह से विपक्ष ऑफेंसिव नहीं है, कांग्रेस ऑफेंसिव नहीं है। और जब तक आक्रामक तेवर नहीं अपनाते तब तक सरकार भी कोई चीज को नहीं सुनती। तो आपको लगता है रस्म अदायगी कर रही है कांग्रेस? हाँ, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि ये रस्म अदायगी है विपक्ष का। और कांग्रेस ये मान के बैठी है कि जब असंतोष ज्यादा पनपेगा तो हम स्वाभाविक तौर पर सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यही मान के चलती है। और इसका आप जानते हो कि वसुंधरा राजे पहला जब चुनाव हार गई थी 2008 का, तो 5 साल तक लंदन में रही, और वो बिल्कुल भी राजस्थान में उन्होंने कोई रुचि नहीं ली, और अचानक आई और 163 के प्रचंड बहुमत से सत्ता में बैठ गई। तो इसलिए दोनों में ये मेहनत का रंग था क्या अवसर का था? हाँ? मेहनत का रंग था क्या अवसर का था? कोई मेहनत का रंग नहीं था। वो कांग्रेस के राज में लोगों का विश्वास पूरी तरह से खो दिया था कांग्रेस ने। गहलोत के राज के नकम्मापन जनता में जगजाहिर हो गया था, इसलिए उनको बदलना था। तो स्वाभाविक कोई और विकल्प तो था नहीं, वसुंधरा जी को वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी। मजबूरी का अवसर कहा जा सकता है। मजबूरी जी। तो अभी क्या लगता है कि तीसरे दल की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? अभी आप जैसे स्टेट में जो कोई भी स्थिति, चाहे विकास है, विकास की दृष्टि जो पहले कार्यकाल में वसुंधरा जी ने काम किया, वो आपकी बात नहीं कर पाए। ये सच्चाई है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, बिजली से जनता त्रस्त है। ढेर सारे मुद्दे हैं जो आपके राजस्थान की जनता के सामने हैं। उसके प्रति लोगों को असंतोष है। असंतोष में आग में घी डालने का काम किया है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। इसलिए जनता में असंतोष तो बहुत है। और पर ऐसी स्थिति में तीसरी ताकत खड़ी हो तो कोई एक व्यक्ति या एक इलाका तीसरी ताकत खड़ी नहीं कर सकता। राजस्थान एक बहुत बड़ा देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें चारों कोने से सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ खड़े हों तो मेरी समझ में राजस्थान की जनता तीसरे विकल्प पर विचार कर सकती है। घनश्याम तिवारी जी पिछले कुछ समय से पार्टी से अलग भी कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं, तो आप लोगों के कहीं आपस में विचार मिलते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, और भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनी तो वो बात करेंगे, पहल करेंगे, तो हम तो तैयार। जी।
चुनाव जैसे नजदीक आते हैं डॉक्टर साहब, तो पहल की जाती है कि घर वापसी की चर्चा, यानी कि आप जिस दल से ताल्लुक रखते हैं उसमें वापस आएं, या फिर इस तरह से कहा जाता है कि आप हमारे साथ जुड़िए। एक साल राजस्थान में है। मैं तो विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं छात्र जीवन में इमरजेंसी के दौरान जेल में चला गया था और संघ की शाखा पर गया हूं, शाखाएं लगाई हैं, विस्तारक भी रहा हूं। इसलिए मैं तो घर में ही हूं। जिसकी विचारधारा मर जाए वो घर से बाहर है। मेरी विचारधारा की लौ तो जल रही है जब तक जिंदा हूं, जब तक विचारधारा खत्म नहीं हो सकती। तो मैं तो घर में ही हूं। तो आप अभी तो घर, हाँ, और घर में ही हूं। और घर में ऐसे लोग घुस गए जिनको घर के बनाने में एक ईंट का भी सहयोग नहीं है। और देश भर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है। तो विचारधारा की पटरी से पार्टी उतर रही है। तो हम तो वैचारिक दृष्टि से पुष्ट हैं। यानी कि मकान पे किराएदारों का कब्जा हो रहा है। हम बाहर हैं, वही माना जा सकता है। तो अभी अगर आपके लिए वापसी के कुछ चांस हैं, बात हो रही कहीं बीजेपी में, क्योंकि चर्चाएं हैं कि किरोड़ीलाल जी बीजेपी में आ रहे हैं वापस। ऐसी कोई पहल मैंने नहीं की कि मैं जानबूझकर। नहीं, आपने नहीं की, पार्टी की तरफ से की गई हो कि आप। देखिए, मेरा आपको सभी दलों को, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आपके जरिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे को तो मजबूरी में मैंने पार्टी बनाई, क्योंकि मेरे को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकालने का कारण आज तक समझ में नहीं आया। तो राजनीति में जिंदा रहने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी था। कि वजह क्या रही बीजेपी से जाने की? तो जैसे आपने कहा कि मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि पार्टी से क्यों निकाला गया, तो वजह तो हाँ जी के दरबार में ना जी का क्या काम। अब हमने किन्हीं मुद्दों पर ना कह दी तो हम आंखों की किरकिरी बन गए, इसलिए हमें ये रास्ता देखने को मिला। बाकी कोई वैचारिक दृष्टि से मतभेद खड़े हुए हों। जो गुर्जर आंदोलन में हिंसा हुई थी वो एक मुद्दा था, कैडर वर्कर को टिकट दिलाने का मुद्दा था। ऐसे अनेकों मुद्दे थे जिनमें हम वोकल होकर बोलते थे। तो चुप तो रहे नहीं, चुप रहना चाहिए। हाँ जी के दरबार वहां कहता रहना चाहिए, वो हमारे स्वभाव में नहीं, जिसका दंड मेरे को भुगतना पड़ा। पर निकल गए तो राजनीति में जिंदा रहना था, इसलिए चुनाव लड़े तो 137 सीटों पर राज्य में चुनाव लड़ पाना, 6-8 महीने में अपनी पार्टी को खड़े कर देना और 4.5% वोट ले जाना, 22 सीटों पर बीजेपी से टक्कर में ले जाना, कांग्रेस को तीसरे नंबर में फेंक देना और 4.5% वोट का महत्व। इसलिए तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि जिसको गरज है वो बात करे, असर समझते हैं तो हमसे बात करें, लायबिलिटी है तो राम राम, हमने हमारा रास्ता पकड़ रखा है। जी, तो आपका अपना संघर्ष जारी है। हाँ, तो चुनाव अगर पार्टी आपको मौका देगी तो पहल करती है तो आप जा भी सकते हैं, नहीं तो आपके रास्ते पे आप लड़ सकते हैं। हाँ, आपकी कोई कंडीशन होगी अगर पार्टी आपको वापस बुलाती है? कंडीशन तो यह है, जैसे मैं योगेश जी 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, तो मैं उस कैडर वर्कर के लिए लड़ूं या आसमान से पैराशूट आ गया जो नौकरी में रह के बड़े पैसे कमा लिए और वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट ले गया, तो 25 साल से जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वो कहां जाए? ये मेरी लड़ाई है और ये रहेगी। तो अभी किसी स्तर पे कोई चर्चा नहीं है? नहीं, चर्चा तो देखो सभी जगह होती रहती है। संघ का तो खैर राजनीतिक उससे लेना देना नहीं है, पर उनसे संपर्क बराबर है। गुरुदक्षिणा आज भी करता हूं और केंद्रीय नेतृत्व जिन से परिचय अच्छा रहा है, चाहे वो जेटली जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, वसुंधरा जी से भी 2-3 बार मिलना हुआ, ऐसा नहीं है, मिलना जुलना रहता है। लेकिन मैंने मेरी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की, पर ऐसा अंदेशा हो रहा है कि शायद ऐसी पहल की जाएगी। तो मेरी शर्त काय की है? मेरी तो कोई शर्त नहीं है। मैं तो मेरे को तो जब मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा जी, तो उन्होंने मेरे को मंत्री बनाया था, कैबिनेट का मंत्री बनाया था। तो मेरे को जैसा विभाग दे दिया, जिस विभाग को नरपत सिंह जी को दिया गया श्रम मंत्री, उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने वापस कर दिया, तो मेरे को दे दिया, मैंने वो चलाया।
तो मेरी काय की शर्त हो सकती है? मेरी शर्त तो यही है कि जो पार्टी में वर्षों से काम कर रहे हैं उनको उनका दमन नहीं किया जाए, उनको रौंदा नहीं जाए, वो जिंदे रहें और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जब तो बात हमारी दिखेगी नहीं तो हम तो हमारे घर हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसे लोग अगर मान लो बीजेपी में वापसी होती भी है तो एक कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि विचारधारा की जिसकी आप बात कर रहे हैं, विचारधारा आपको लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल की आपको आइडियोलॉजी बची है? देखो ऐसा है, आइडियोलॉजी तो दलों की है, लेकिन वो आजकल की राजनीति का जो रूप बिगड़ गया है उस पर उसकी छाया जबरदस्त। वरना जो सिद्धांत, जो विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दी जी, जो लाइन में अंत में खड़ा है, हाँ, उसको आगे लाओ। तो ऐसी घनी योजनाएं भैरव जी ने भी चलाई थी, अंत्योदय की योजना, और ये पार्टी केंद्र की और राजस्थान की भी चला रही है। तो ऐसा नहीं विचारधारा मर गई है, लेकिन मौका परस्त लोग इतने आ गए कि वैचारिक दृष्टि से जो पुष्ट परकर है वो उसको पीछे धकेल दिया गया है और एक तरह से विचारधारा पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। यानी मूल, लेकिन बिना विचारधारा के तो पार्टी चल नहीं पाएगी। मूल विचारधारा है उसको ढका जा रहा है, ये माना जा सकता है। चलिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के साथ में एक मुलाकात जारी रहेगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी। डॉक्टर साहब, विचारधारा को लेकर के आप बात कर रहे थे और 2013 में हम आपका संघर्ष देख रहे थे। होली हो चाहे दिवाली हो, आप बिल्कुल कार्यकर्ताओं के झुंड के बीच में थे और एक पैरेलल एक ताकत खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है कि वर्षों बाद में एक संघर्ष ऐसा खड़ा हुआ था कि जो तीसरे दल के एक मजबूत आहट के रूप में देखा जा रहा था। वो रिजल्ट कुछ भी रहे हों, लेकिन ये बात सही है कि आप एक बड़ी मजबूती से आपने पांव जमाया था। लेकिन अभी बहुत ज्यादा आपका वर्क नहीं है, क्योंकि वर्कलेस तो हमने कभी किरोड़ीलाल मीणा जी को देखा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने, आपको ध्यान होगा, तो अक्टूबर 2014 में, 15 में, अक्टूबर 2015 में मीना विवाद को लेकर राजस्थान की सबसे बड़ी रैली जयपुर में की। और आपको ये भी ध्यान होगा कि मैंने दौसा से जयपुर का अक्टूबर 2016 में सबसे बड़ा कूच किया था। उसके बाद सवाईमाधोपुर में बहुत बड़ी रैली की थी, किसानों के मुद्दों को लेकर, मजदूर, बेरोजगार, सबके मुद्दों को जोड़ा था। और करौली में भी की थी, जयपुर ग्रामीण में भी की थी, जयपुर शहर में भी की थी, और हनुमान जी बेनीवाल के साथ नागौर में भी की थी। ऐसा नहीं है कि हम चुप हैं। हम बराबर जनता से, जनता की जो जो भी समस्याएं दिखाई देती हैं, चाहे वो शिक्षकों की कमी हो, चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे किसान की कर्ज माफी का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, सब मुद्दों को लेकर हम बराबर संघर्ष रहते हैं। बड़ी बड़ी सभाएं और छोटे मोटे कार्यक्रम सदा चलते रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इधर तो मैं और उधर बेनीवाल जी, और अभी थोड़ा शेखावाटी में अमराराम जी सक्रिय हुए थे। ऐसे सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर अगर आक्रामक तेवर अपनाएं
आपको भी दिख जाएगा और सरकार को भी दिख जाएगा। आपने जो राजनीति में पांव रखा, अच्छे बोले आपने एमबीबीएस किया था, उस वक्त चाहते तो बढ़िया एक नौकरी भी कर सकते थे। नौकरी में था, हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ सोच के आप राजनीति में आए। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा था, हमने छात्र जीवन में इमरजेंसी में आपातकाल विरोधी, जो आपातकाल के काले बादल देश पे छा गए थे, आपातकाल विरोधी सामग्री में गुजरात से लाता था। जनता पार्टी का राज था, वितरण यहां करता था बीकानेर संभाग में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए। तो उसमें पकड़ा गया, मेरे को जेल में डाल दिया। तो हमने छात्र जीवन से की लड़ाई लड़ी है। अब चूंकि उसके बाद 78 में हमने एमबीबीएस कर ली थी, नौकरी लग गई, 2 साल नौकरी की थी। तो चूंकि हम सक्रिय थे तो भैरव सिंह जी की जानकारी में थे, परिचित थे, और उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा जाओ चुनाव लड़ो। उनके आदेश से चुनाव लड़ लिए और पहला चुनाव 1980 में हम 16 वोटों से हार गए। उसके बाद तो राजनीति में हम तो इंसिडेंटली आए, इसी चलते चलते लीडरशिप ने बुलाया, हमको कह दिया। और हम उस जमाने में चुनाव लड़े जब कोई भारतीय जनता पार्टी को विशेषकर अपने ढुगार क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान में, तो और जिस ट्राइबल कम्युनिटी से मैं आता हूं, वो तो कांग्रेस का कंट्रोल वोट था। वो तो हम जब जाते थे, जब शुरू में 80 में गए उनके बीच में, तो कहते थे हम तो भारतीय जनता पार्टी में दागने नहीं जाना चाहते थे, बड़े ब्राह्मण की पार्टी है, कहां तुम किस पार्टी में घुस गए। लेकिन ऐसी कम्युनिटी को, ऐसे दलितों को, ऐसे एसटी के लोगों को हमने 30-35 साल की मेहनत के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ मेजोरिटी में लगाया, जिसका परिणाम यह हो कि पूरी राजस्थान में लोकसभा की सीट हो चाहे विधानसभा की सीट हो, भारतीय जनता पार्टी जीती, जिसके कारण राज बने। इसलिए हमने संघर्ष तो शुरू से ही किया है और ये कोइंसिडेंस ही मानिए कि हम राजनीति में आ गए, वरना हम तो अच्छी खासी नौकरी करते रहते। कोइंसिडेंट आप राजनीति में आए, आपने कहा कि मैं तो अच्छी वाली नौकरी कर रहा था। अब किसी तरह का मलाल पछतावा है आपको कि मैं कहां फंस गया आकर? हाँ, मलाल अब है, क्योंकि भगवान ने मौका दिया था कि आपने एमबीबीएस किया, पीजी भी कर लेते और दीनहीन गरीब मरीजों की सेवा करते। लेकिन हमने सोचा ये राजनीति का रास्ता भी अच्छा है, एक डॉक्टर सीमित लोगों का इलाज करके प्राण बचाएगा, हम राजनीति में जाकर दीनहीन गरीब लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन सेवा का भाव तो खत्म हो गया, राजनीति में लोगों ने धंधा बना लिया और ये ट्रेंड बहुत चल गया कि पैसे वाला है, कोई उद्योगपति है, कोई कॉर्पोरेट है, कोई रियल एस्टेट वाला है, या जो बहुत पैसा कमा के लिया है अधिकारीगण, वो राजनीति में आ रहे हैं और उन्होंने उसको धंधा समझ लिया। इसलिए इसका परिणाम है, पिछले मनमोहन सिंह सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए। राजनीति भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है, राजनीति का स्वरूप बदल चुका है, सेवा का भाव नहीं रहा है, इसलिए हमको घुटन होती है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसे जो लोग आ रहे हैं वो एक अनुभवी लोग हैं, उससे लोकतंत्र में उनके अनुभव का ज्यादा लाभ मिलेगा। देखो, मैं कुछ नाम तो नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि नाम गिनाना ठीक नहीं है, लेकिन जितने भी लोग किसी भी उससे आए, चाहे बिजनेस से आए, चाहे व्यापारी आए, चाहे बड़े ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में आए, उनका स्वभाव वही है, जनता के प्रति जवाबदेही तो समझते नहीं, जनता के दुख दर्दों के प्रति उनको खुद को दर्द नहीं है, जनता के बीच में जाते नहीं है, सुविधा की राजनीति करते हैं, इसलिए जनता परेशान है, त्रस्त है। आज 25 में से 10 एमपी ऐसे हैं जो पैराशूट की तरह आए हैं, कोई दूसरी विचारधारा का, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट, कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ा वकील, तो वो जनता में मिलजुल नहीं सके, घुल नहीं सके, इसलिए जनता भी उनके सामने अपनी बात नहीं रख सकती, क्योंकि उनका काम करने का तरीका वही है जो जीवन भर किया है। इससे जनता को भी परेशानी आई है और उनको परेशानी आ रही है। तो आपको लगता है कि लाभ वगैरह कुछ नहीं मिल सकता ऐसे लोगों का, अगर जो धरातली राजनीति जो कर रहे हैं, शुरू से जिन्होंने राजनीति को आधार बनाया, वही लोग राजनीति में रहने चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, राजनीति में आए लेकिन टीएन शेषन भगवान जी के सामने चुनाव लड़े, जीत जाते, या वो चुनाव लड़े जीत जाए, तो वो तो ब्यूरोक्रेसी में फिर थे, ब्यूरोक्रेसी में रहते उन्होंने एक आमूल चूल पर चुनाव आयोग ने किया। लेकिन जिस ढंग के
उनका दिमाग था, उनका व्यवहार था, उनका स्वभाव था, तो वैसे वो जनता को डील करते। तो पब्लिक डीलिंग एक अलग काम है, ब्यूरोक्रेसी में काम करना एक अलग काम है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उससे जनता संतुष्ट नहीं होती है। जनता संतुष्ट हो, जनता की रियल सेवा हो, ऐसे काम करने वाले लोग राजनीति में हो। 3 जगह अपने यहाँ पे बाई इलेक्शन होगा, 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, माफ करेगा, 1 विधानसभा। राजपा का क्या रुख रहेगा? ये तो अभी तो तारीख तय होने दें, समय तो आ गया, लेकिन अभी चुनाव आयोग कब घोषणा करेगा और दूसरा कैसे कैंडिडेट होंगे, उसके ऊपर हमारा रुख निर्भर करेगा। कैंडिडेट भी खड़ा कर सकते हैं अगर परिस्थिति बनी तो कैंडिडेट भी खड़ा कर सकते हैं। तैयारी है, केवल राजपा नहीं, सभी लोग मिले। अच्छा, उस स्तर पे भी आप लोगों की चर्चा है? जा सकते। वैसे क्या लगता है आपको, ये बाई इलेक्शन अभी जो होगा कुछ निर्णायक मोड़ पे होगा? क्योंकि सेमीफाइनल निर्णायक, बिल्कुल निर्णायक होगा। ये सेमीफाइनल है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। 2018 में जो चुनाव होगा हमारा सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में जो जीत जाएगा वो अगले चुनाव में भी बाजी मार सकता है। इसलिए कांग्रेस के लिए भी चुनौती भरा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती भरा है। जो तीसरे दल के रूप में जो ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तीसरा दल का या तीसरी ताकत के रूप में, तीसरी ताकत का ऐसी रणनीति अभी गंभीरता से कोई बनाई नहीं जा रही जी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी रणनीति बने और कोई गंभीर उम्मीदवार आवे तो दोनों को शिकस्त दे सके। विधानसभा की क्या स्थिति मानी जाए अभी, अगर चुनाव दोनों साथ में कराए जाते हैं? क्योंकि एक चर्चा है देश के अंदर कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के साथ में चुनाव हो। देखो, ये चर्चा ही है, मेरे को नहीं लगता दोनों। वैसे क्या मानना है कि होने दोनों एक साथ हो जाए? दोनों एक साथ हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हो इन दिनों देश में कहीं भी इंस्टेबिलिटी आ जाए और विधानसभा भंग हो गई तो पूरे देश में विधानसभा एक साथ काम कराने का कौन 2 साल पहले सत्ता को छोड़ देगा? 6 महीने पहले भी नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल। और एक साथ चुनाव कराने में मेरी समझ में ज्यादा संविधान वेदता तो नहीं है, लेकिन राज्यों की सहमति भी जरूरी है। तो कौन राज्य सहमत होगा? इसके लिए सहमति तो ठीक है, एक साथ चुनाव हो, लेकिन कौन राज्य कब गिर जाए, कब उठ जाए, कहां की गणित कब बिगड़ जाए, इसीलिए तो पूरे चुनाव तो पहले एक साथ ही प्रारंभ हुए थे, लेकिन कभी कहां गिर गए, कभी कहां गिर गए। इसलिए ये स्थिति चुनाव की बनी हुई है। मैं एक और सवाल जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप बड़े संघर्षशील रहे हैं। आपने चाहे सीमेंट फैक्ट्री का मामला हो या बाजरा की खरीद का मामला हो, जब भैरव सिंह जी विपक्ष में थे, काफी संघर्ष आप लोगों ने किया। उस वक्त शिवचंद्र माथुर साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। विधानसभा भी हमने उस वक्त की देखी, जब कवरेज करते थे तो बड़े ही सुनी जाती थी बातें। दोनों ही दौर बाहर अगर वास्तव में किसी पार्टी के नेता अगर संघर्षशील हैं या आंदोलन कर रहे हैं या धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो बात सरकार तक पहुंचती थी, उस पर एक्शन होता था, बात के लिए बुलाते थे करने के लिए। अभी क्या दौर है, चाहे विधानसभा? वैसा दौर नहीं, वैसा दौर नहीं, कतई नहीं है। पहले जी जीना पड़ता था, लीडरशिप बहुत अच्छी थी। जिसे मैं जैसे एमएलए बन के आया तो भैरव सिंह जी ने मेरे को कहा कि जनता की सेवा करो, जनता के लिए संघर्ष करो, सड़कों पर उतरना पड़े तो उस समय घटना हुई थी। मंदार के थाने में एक व्यक्ति से रिश्वत का मामला था, उसको वापस कराने में पहुंच गया था, तो मेरे को गोली चला दी। तो वहीं से मैंने भैरव सिंह जी को फोन किया, तो साहब आपने मेरे को कहा था भाई आप बुराइयों के लिए लड़ो, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, जिस थाने पर गया वहीं उन पर गोली चला दी, तो भला भगवान का खम बच गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के 32 एमएलए थे। भैरव सिंह जी 26 विधायकों को भर के बस से मंदार थाने में ले गए और दीपावली के दिन भी 3 दिन तक धरना रहा, और जब तक उसकी गरीब की वापस रिश्वत नहीं हो गई, थाना सस्पेंड नहीं हो गया, एसपी कलेक्टर हट नहीं गए, तब तक भैरव सिंह जी वहां से नहीं हटे। तो वो लीडरशिप ही नहीं रही। जब वो लीडरशिप नहीं रही तो जनता के काम कैसे होंगे, सेवा कैसी होगी और अच्छे नेतृत्व कैसे उभरेगा? इसलिए जमीन आसमान का फर्क है पहले और अब की स्थिति में। तो अभी तो ये माना जा सकता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो पांव राजनीति में रखे थे, वो राजनीति का वो दौर एक तरह से सफोकेटेड महसूस। बिल्कुल, हमें तो दम लग रही है। हम तो कई बार तो ये सोचते हैं कि क्या कैसी राजनीति, उसके बजाय तो घर बैठना ठीक है। बड़ा जबरदस्त भ्रष्टाचार है।
राजनेता जो भी राजनीति में आए हैं वो जनता की चिंता ही नहीं करते, परवाह नहीं करते, मिलते ही नहीं, उनके काम के लिए नहीं जाते। ग्रुप बना लिए। आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन की स्थिति क्या है? मैं नाना लालसोट से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हूं, तो मेरे 10 चुनिंदा लोग ही भारतीय जनता पार्टी है, बाकी 90% वर्कर बाहर रह रहा है, खड़ा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ऊपर संगठन तक शिकायत कर दो, तो मुख्यमंत्री जी की शिकायत कर दो, जो माननीय विधायक कह रहा है वही फाइनल है। तो संगठन खत्म हो रहा है, सरकार की साख खत्म हो रही है। तो मेरे को तो लगता नहीं, इसलिए हमारी भी दम से उठ रही है। लेकिन जनता की जो एक नजरिया है वो क्या संघर्ष को चुनता है? हाँ, बिल्कुल चुनता है। जनता का नजरिया सदा संघर्ष को पसंद करता है। मैं निर्दलीय एमएलए बन के आया, 4 एमएलए आया, या निर्दलीय सर्वाधिक वोटों से जीत के लोकसभा में गया तो संघर्ष के कारण गया। ममता बनर्जी आज वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री है, जहां कांग्रेस का 36 साल का राज उसने खत्म कर दिया, तो संघर्ष के कारण हुआ। चलिए, एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब आपसे मेरा, 2018 और 19 को लेकर के क्या मायने हैं आपके? 2018 तो राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए जी, और अभी इतना जल्दी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वेट एंड वॉच, क्योंकि परिदृश्य बड़ा जल्दी बदलता है। 15-20 दिन में जय सहाय आ गया, जीएसटी के इम्प्लीकेशंस आ गए, डिमोनेटाइजेशन के इम्प्लीकेशंस आ गए। जहां जयकारे लग रहे थे वहां लोग दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए, क्रिटिसिज्म सरकार का हो गया। 15 दिन में जब इतनी स्थिति बदल जाए तो स्थिति क्या होगी, मैं तो भविष्यवक्ता हूं नहीं, लेकिन हम राजनीति में रहते हुए सच्ची सेवा जनता की करते रहेंगे और जनता के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े। जिस इरादे से राजनीति में आए वो इरादा हमारा बरकरार रहेगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब बड़े संघर्षशील एक पॉलिटिशियन, और ये बात सही है कि इनके संघर्ष से ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जाना जाता है, और बताया भी इन्होंने कि किस तरह से इन्होंने राजनीति को चुना और राजनीति में कैसे आए। अच्छी भली नौकरी कर रहे थे, 2 साल की नौकरी हो चुकी थी, खैर, लेकिन उसमें भी इनको बस मलाल ये है कि जो दौर देख रहे हैं उससे जरूर इनको पीड़ा होती है। हालांकि राजनीति में आने पे इनको कोई तकलीफ नहीं है, ना किसी तरह का दुख है कि सेवा के लिए मैं आया था, सेवा यहां भी कर सकता हूं, लेकिन जो दौर जिससे राजनीति हिंदुस्तान की गुजर रही है वो एक तकलीफ देह है। लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि 2018 के लिए हम देखेंगे कि क्या स्थितियां बनती हैं, क्योंकि राजनीति में जैसे हमने शुरू भी यहीं से किया था कि हर पल, हर घड़ी, हर दिन स्थितियां बदलती हैं। स्थितियां बदलती हैं तो परिस्थितियां भी बदलती हैं, और इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति होती है। और पहले ही उन्होंने बताया कि माफ करेगा, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस लोगों की एक सोच बन चुकी है कि तीसरा दल उभर नहीं सकता। संघर्ष काफी लंबा किया। खैर चलो, देखिए वेट एंड वॉच की स्थिति है और क्या स्थितियां बनती हैं ये हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और एक मुलाकात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।